Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel. I am your friend Advocate Lakshya Chaudhary and today's our topic is Indian Legal History Part 3. Part 1 और Part 2 आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो Part 3 को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने Part 1 में किया क्या था। तो Part 2 में क्या किया था। तो Part 2 में हमने डिस्कस किया था चार्टर ऑफ 1609। इसके बारे में हमने पढ़ा था कैसे किंग जेम्स वन ने रिन्यू किया था चार्टर ऑफ 1600 को। तो चार्टर ऑफ 1609 में कुछ खास बड़ा नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर चेंज था। उसको मैं अभी रिवाइज करता हूँ आप लोगों के साथ। तो क्या था, जब इस कंपनी को बनाया ब्रिटिशर्स ने ओवरसीज में अपना कमर्शियल इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इन द ईयर 1599, 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में जब इसकी स्थापना की गई, तो इसको एक जो इसका लाइफ स्पेन था दैट वाज डिसाइडेड फॉर 15 ईयर्स, कि आप 15 साल काम करेंगे। तो एक कंडीशन भी थी कि आपको हम 3 साल का नोटिस देंगे आपको शट डाउन करने से पहले। अब शट डाउन करने की टर्म्स क्या थी, अगर आप हमारे लिए प्रॉफिट नहीं लेकर आ रहे हैं तो हम आपको शट डाउन कर देंगे, अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो हम क्यों आपका खर्चा उठाएंगे। तो बेसिकली ये 3 साल की कंडीशन थी। अब चार्टर 1609 में क्या हुआ, किंग जेम्स वन ने इसी कंडीशन को रिन्यू कर दिया। क्या किया, फिक्स टर्म था 15 साल के लिए, अब इसको परपीचुअल कर दिया। अब परपीचुअल का मतलब है कॉन्टीन्यूस, मतलब जिसका एक टर्म नहीं है, जिसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि ये यहाँ पर इस समय पर पहुँच काम करना बंद कर देगा। तो परपीचुअल का मतलब है लगातार जो चलता रहे, तो इसको परपीचुअल कर दिया गया। लेकिन ये कंडीशन 3 साल वाली अभी भी इसके साथ थी। इसके बाद हमने पढ़ा ब्रिटिश सेटलमेंट इन सूरत। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटीज़ के लिए अपना बिजनेस सेंटर सिचुएट करने के लिए कहीं घूम रहे थे, तो हिंदुस्तान पहुंचते हैं सूरत में। अब सूरत ही क्यों उन्होंने चूज़ किया, सूरत को चूज़ करने के पीछे दो बहुत बड़े कारण थे। एक तो सूरत एनिशियंट टाइम से बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर रहा है इंडिया में। इसके साथ साथ सूरत एक इंटरनेशनल पोर्ट भी था उस वक्त, और सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी, और इसको ताप्ती भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो ब्रिटिशर्स ने सूरत में पहुंचते हैं, सूरत ने उनको अट्रैक्ट किया क्योंकि एक एनिशियंट ट्रेड सेंटर था, इंटरनेशनल पोर्ट था। तो ये यहाँ पर पहुंचते हैं, तो ये यहाँ पर देखते हैं इनसे पहले पोर्चुगीज़ वर देयर इन द सूरत, उनकी अपनी एक सेटलमेंट थी और वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे वहाँ पे। तो इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पोर्तुगीज़ को सूरत से खदेड़ दिया और खुद वहाँ पर जमकर बैठ गए। अब पहुँच तो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक सेट कर ली है, अब परमिशन भी तो चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अब ये जो सूरत वाज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, अब ये जहांगीर का क्षेत्र था सारा उस वक्त। तो इसके लिए किंग जेम्स वन ने सर थॉमस रो को डिप्लोमेट बनाकर भेजा, और कि आप जाइए जहांगीर के कोर्ट में पेश होइए वहाँ पर जाकर और उनको सलाम कीजिए और उनसे परमिशन लीजिए काम करने की, क्योंकि अब परमिशन भी तो ज़रूरी है, इसके बगैर कैसे काम करेंगे। सर थॉमस रो पहुँचते हैं आगरा इन द ईयर 1650, क्योंकि उस वक्त जहांगीर का दरबार आगरा में हुआ करता था। वो उनके पास गए, उनसे परमिशन ली बिजनेस स्टार्ट करने की, और इसके साथ 4-5 कंडीशंस और भी थी जो सर थॉमस रो ने कहा कि हमें ये भी परमिशन आपकी चाहिए, वो सब मिली। ये सब आप पार्ट 2 में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा इस चैनल की प्लेलिस्ट में। तो जहांगीर ने एक फरमान इशू किया कि कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए और स्टार्ट कीजिए आप अपना बिजनेस। उसके बीच में जो भी उनकी टर्म्स और कंडीशन डिसाइड हुई होंगी। उसके बाद हमने देखा सेकंड वीडियो में ही रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 एंड द रॉयल ग्रांट ऑफ 1623। अब रॉयल ग्रांट ऑफ 1615, 1615 की रॉयल ग्रांट में था क्या, दिस वाज ऑल अबाउट सी वॉयजेस, समुद्री यात्राएं, शिप्स के बारे में था। बेसिकली क्या था, जब ब्रिटेन से कोई भी वेसल मतलब शिप चलता था बिजनेस करने के लिए, तो अब इनका जो टोटल एरिया था, जो ये हमने डिस्कस किया था
इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 1 में 6,953 किलोमीटर का एरिया इनके पास था, 6,953, लगभग 7,000 किलोमीटर का, केप ऑफ गुड होप टू स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक। तो इनको बड़े बड़े लंबे लंबे दिन, मतलब 2 महीने, 8 महीने, 10 महीने ये ट्रैवल ही करते थे। अब इस दौरान के लिए शिप पे डिसिप्लिन भी मेंटेन करना था। तो रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 में कंपनी को ऑथराइजेशन मिला कि वो एक जनरल इन कमांड को अपॉइंट करे फॉर ईच वेसल, फॉर ईच शिप। एक जनरल इन कमांड होगा, उसको पावर दी गई कि वो कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता था। बेसिकली वो मर्डर और म्यूटिनी के लिए डेथ पेनल्टी भी दे सकता था। अब ये 1623 किस लिए था रॉयल ग्रांट ऑफ 1623? बेसिकली ये था, अब ये शिप चला, एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच गया और वहाँ पे एक सेटलमेंट बनाई, जिसको ये लोग फैक्ट्री बोलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को, अपनी बिजनेस सेंटर को। और वहाँ पे लैंड पर बेसिकली 1623 वाज अबाउट लैंड। उस लैंड पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट या गवर्नर होंगे उस पर्टिकुलर एरिया के, तो उनको कुछ पावर्स दी गई थी 1623 में कि वो भी ऐसे पनिश कर सकते हैं ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को अगर वो वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ करते हैं जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो बेसिकली ये आपको इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 2 की वीडियो में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्विक रिवीजन हो गया है हमारा। अब हम शुरू करेंगे इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 3। सो कम ऑन लीगल ईगल्स। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ सूरत फैक्ट्री। तो अब सूरत पहुंच गए हैं ब्रिटिशर्स और सूरत फैक्ट्री सेट हो चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है उसका। पोर्चुगीज थे, उनको मारकर भगा दिया गया है। तो अब देखते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था, उसका प्रशासन कैसा था वहाँ पर। तो ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द सर थॉमस रो, द कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत इन द ईयर 1618। 1618 में थॉमस रो ने जैसे ही परमिशन ली, सूरत फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गई विद द गवर्नर और प्रेसिडेंट एज इट्स हेड। तो बेसिकली एक नोमेनक्लेचर है कि जो बंदा उसको हेड करेगा, जो उसका हेड होगा, जैसे कहते हैं ना HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ द सेटलमेंट होगा, या तो उसको गवर्नर कहेंगे या प्रेसिडेंट कहेंगे, वो इसका हेड होगा। सो सूरत वाज द प्रिंसिपल ट्रेडिंग स्टेशन ऑफ द कंपनी, हैविंग अथॉरिटी ओवर अदर सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज। तो मतलब जो ये एक प्रिंसिपल ट्रेडिंग स्टेशन था, इसके आसपास जो सब छोटी छोटी फैक्ट्री थी ब्रिटिश एम्पायर की, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी, वो सब इसी के अंडर थी, सूरत फैक्ट्री के अंडर थी। वो एक सबॉर्डिनेट फैक्ट्रीज थी वो इसकी। सो इन दिस फैक्ट्री कंपनी हैज इट्स वेयर हाउस, ऑफिसेज एंड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर इट्स ऑफिसर एंड सर्वेंट्स। तो सेकंड वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार से इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं है। जो आजकल की इंडस्ट्रियल फैक्ट्री होती है ना, जिनमें भारी भरकम मशीनें लगी होती हैं और काम चल रहा होता है, ऐसा मतलब नहीं था फैक्ट्री का मतलब। बेसिकली फैक्ट्री का मतलब था कि अ प्लेस वेयर दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, जहाँ पर उनके ऑफिसर्स रहते हैं, लॉजिंग हो रहा है, बोर्डिंग हो रहा है, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को फैक्ट्री बोला जाता था। और जो ब्रिटिश सर्वेंट्स थे उनको फैक्टर्स बोला जाता था। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। द अफेयर ऑफ द कंपनी वर रेगुलेटेड बाय मेजोरिटी वोट इन द काउंसिल। चलिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं इसको। तो ये जो गवर्नर और प्रेसिडेंट था, वाज हेड ऑफ द फैक्ट्री। तो इसको असिस्ट करने के लिए इसकी एक काउंसिल होती थी। उस काउंसिल में कुछ मेंबर्स होते थे जो इसको असिस्ट करते थे। बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ अ सबऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स। अब सब कुछ तो ये बंदा नहीं कर सकता, इसने इसको कहा तो भाई ये तू ये डिपार्टमेंट देख, तू ये देख, तू ये देख, तू ये देख। तो इसकी काउंसिल होती थी और जो भी फैसले होते थे, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर रेगुलेटेड बाई मेजोरिटी वोट इन द काउंसिल। जब भी काउंसिल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, चलो एक फैसला लेना है, उस पर वोट करते थे, तो वो जो वोट डिसाइड होता था वो मेजोरिटी से होता था। जिसके पक्ष में ज़्यादा बहुमत, जिसको पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े होते थे, वही उसी पक्ष का फैसला माना जाता था। द प्रेसिडेंट हैड ओनली राइट ऑफ वन वोट एंड ही डिड नॉट एंजॉय एनी वीटो पावर। तो जो प्रेसिडेंट था, जो हेड था उस फैक्ट्री का, उसके पास, अपने पास, बेचारे के पास एक अपना सिंगल वोट होता था और वीटो पावर भी नहीं था। अब वीटो का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप वीटो पावर का बेसिकली मतलब ये है कि अगर कोई काउंसिल ने फैसला ले लिया, कोई एक फैसला है जिस पे काउंसिल की और प्रेसिडेंट की राय अलग अलग है, अगर वीटो पावर होती तो ये अपनी प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज़ करके उस फैसले को बदल देता और अपने अकॉर्डिंग उसको करता। अब वीटो पावर तो है नहीं,
तो इसको भी काउंसिल का डिसीजन मानना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज ऑल अबाउट कैटेगरीज ऑफ कंपनी एम्प्लॉइज। Basically, this is related to the designation of the company employees, their grade क्या हुआ करते थे। There was 3 main categories of company employees। तो बेसिकली 3 श्रेणियां में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बांट रखा था। द जूनियर मोस्ट सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी विद लेस देन 5 ईयर सर्विस टू देयर क्रेडिट वर कॉल्ड राइटर्स एंड पेड द सैलरी ऑफ £10 पर एनम। तो जो सबसे जूनियर मोस्ट एम्प्लॉयज़ होते थे कंपनी के, उनको राइटर्स कहा जाता था। और क्राइटेरिया क्या था, जिसने अभी तक अपने 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं सर्विस में, वो राइटर होगा और उसको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी £10 पर एनम। नाउ ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years सर्विस इन द कंपनी, द राइटर वर प्रमोटेड एज फैक्टर्स एंड ड्रू अ सैलरी ऑफ £20 पर एनम। जब ये राइटर अपने 5 साल कंप्लीट करता था तो उसको एक प्रमोशन मिलता था डेजिग्नेशन में, ये फैक्टर बन जाता था और इकोनॉमिकली भी फाइनेंशियली भी प्रमोशन मिलता था। अब 10 से £20 पर एनम मिलने शुरू हो गए हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, आफ्टर हैविंग वर्क एज अ फैक्टर फॉर 3 years दे वर एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ सीनियर फैक्टर्स ऑन द सैलरी ऑफ £40 पर एनम। तो कहाँ से चले, राइटर से चले, £10 पर एनम, 5 साल कंप्लीट करते ही फैक्टर हुए £20 पर एनम, और इसके बाद 3 साल कंप्लीट करते हुए सीनियर फैक्टर हुए और £40 पर एनम। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स याद कर लेते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, राइटर, फैक्टर, सीनियर फैक्टर। तो आप 3, अब आज कल क्या होता है, सब एक्सपर्ट होते हैं एक शब्द से पूरा सेंटेंस लिखने में, तो ये आपको हेल्प करेगा, राइटर, फैक्टर, सीनियर फैक्टर। तो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनी सर्वेंट कंप्राइज्ड मर्चेंट्स। तो राइटर, फैक्टर और सीनियर फैक्टर के बाद जो कैटेगरी आती थी कंपनी सर्वेंट्स की, वो मर्चेंट्स। बेसिकली ये मर्चेंट एक ग्रेड था, इसमें ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे कंपनी के, मर्चेंट में ऑफिसर्स को अपॉइंट करती थी। दे वर ऑल्सो अलाउड टू कैरी ऑन देयर ऑन प्राइवेट ट्रेड बिकॉज ऑफ देयर लो सैलरीज। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको आप अगर एग्जाम में आए तो लिख सकते हैं कि ड्यू टू देयर लो सैलरीज कंपनी ने उनको परमिशन दिया था कि आप अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हैं। इन केस अगर कोई कंपनी का सर्वेंट या एम्प्लॉय इंडिया में, यहाँ पे जहाँ उसकी सेटलमेंट है, कोई अपना प्राइवेट ट्रेड करना चाहता है क्योंकि उसकी सैलरी कम है, तो वो कर सकता था, इसकी परमिशन उसको मिली हुई थी। तो डियर लीगल ईगल्स, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नाउ द लॉ एंड जस्टिस इन सूरत फैक्ट्री, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग कि व्हाट वाज द लॉ एंड जस्टिस सिचुएशन इन सूरत फैक्ट्री। तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। द इंग्लिश मैन लिविंग इन सूरत फैक्ट्री ओड एलिजियंस टू अ डबल सेट ऑफ लॉज। इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ जस्टिस। तो अगर आप द लॉजिकल स्टडीज़ पे इंडियन लीगल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो चेक करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा, सर थॉमस रो जब जहांगीर के पास पहुंचे तो उन्होंने परमिशन तो ली, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी एस्टेब्लिशमेंट में जो सूरत फैक्ट्री है, इसमें अगर मेरे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स आपस में लड़ते हैं या आपस में कोई क्राइम करते हैं, कोई किसी को मार देता है, कोई मर्डर कर देता है, चोट मार देता है, या कोई भी एनीथिंग, तो हम लोग उसको ट्रायल करेंगे अपने ट्रिब्यूनल में। वो लोकल लॉज उसको ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। उस सेटलमेंट के अंदर अगर ये कोई क्राइम होता है तो हमारा रिलीजन और हमारा लॉ उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा और हम खुद उसको पनिश करेंगे। आपका लॉ हमारे ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट, उसकी आपको कोई कंप्लेंट मिलती है या उससे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी है या कोई ऐसा क्राइम करता है लोकल नेटिव के साथ, तो जो लोकल ट्रिब्यूनल होगा और लोकल लॉ तब उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन द मैटर, इन देयर मैटर इंटर से, ये ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। दे वर गवर्न बाय देयर ओन इंग्लिश लॉज। अगर उनका आपस में कोई मसला है तो इंग्लिश लॉ गवर्न करेगा। इन देयर डीलिंग्स विद नेटिव्स दे वर सब्जेक्ट टू नेटिव ट्रिब्यूनल्स। जब वो नेटिव्स के साथ डीलिंग करेंगे ड्यू टू देयर बिजनेस
एक्टिविटीज़ और जो उनको कंपनी ने ड्यूटीज़ दी हैं उस दौरान अगर उनको नेटिव्स के साथ डील करना पड़ता है, तब कोई ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है कि कोई डिस्प्यूट हो गया है, तब वो जो लोकल लॉज होंगे और नेटिव ट्रिब्यूनल्स होंगे उनमें उनका ट्रायल होगा. सो द थर्ड पॉइंट इज नो रेगुलर कोर्ट और ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट फॉर डिसाइडिंग डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द इंग्लिशमैन इंटर से. सो इम्पोर्टेंट है कि लॉ एंड जस्टिस जो सूरत फैक्ट्री में था, सर थॉमस रो ने कह दिया था कि मेरा ट्रिब्यूनल ही मेरे सब्जेक्ट्स को ट्रायल करेगा, लेकिन सच्चाई क्या थी? कोई भी रेगुलर कोर्ट नहीं था, कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं था डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने के लिए. जो ब्रिटिशर्स के अंग्रेज़ों के बीच में खुद के जो लड़ाई झगड़े होंगे उनको डिसाइड करने के लिए कोई रेगुलर ट्रिब्यूनल और कोर्ट उस सेटलमेंट में नहीं था. द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ द फैक्ट्री वॉज एम्पावर्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन क्रिमिनल केसेस. जो ब्रिटिश क्राउन था उसने जो प्रेसिडेंट और उसकी जो काउंसिल थी एस्टेब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में, उसको पावर्स दी थी कि आप क्रिमिनल केसेस में आप ट्रायल करेंगे और आप पनिशमेंट देंगे. तो ये काउंसिल के पास और प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी. नाउ लेटर द रॉयल ग्रांट ऑफ 1623 issued by James I authorized the company to grant commission to any of its president and council to try and punish the English subjects, their heirs, successors who were under the employment of company. तो जो 1623 की रॉयल ग्रांट थी उसमें किंग जेम्स वन ने कंपनी को परमिट कर दिया था, ऑथराइजेशन दिया था कि आप अपने भी किसी भी प्रेसिडेंट को एंड आप अपने प्रेसिडेंट एंड काउंसिल को अलाउ कर सकते हैं कि वो पनिश करें इंग्लिश सब्जेक्ट्स को, उनके बच्चों को या उनके सक्सेसर्स को जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं, उसको सेटलमेंट का प्रेसिडेंट और काउंसिल पनिश कर सकता है अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. Now, the president and council could inflict the death sentence only in the case of offense of mutiny and felony after seeking the verdict of jury. This is very important point. अब जो प्रेसिडेंट और काउंसिल है वो किसी को भी डेथ सेंटेंस दे सकते थे इन द केस ऑफ ऑफेंस ऑफ म्यूटिनी. अगर उस सेटलमेंट में म्यूटिनी हो जाती है, बगावत हो जाती है, इसको कहते हैं ना म्यूटिनी, बगावत कर देते हैं, जो सोल्जर्स हैं या सर्वेंट्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बगावत कर देते हैं, या फेलनी. बेसिकली फेलनी का मतलब होता है, अगर आप डिक्शनरी चेक करेंगे तो इसको लिखते हैं महाअपराध. कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता, जो कुछ सच में कुछ भयंकर है, या कोई बहुत बड़ा कांड कर देता है ऐसा जिसके लिए कोई क्षमा याचना की गुंजाइश नहीं बचती. उस केस में जो प्रेसिडेंट और काउंसिल हैं वो डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है. कंडीशन क्या है? आफ्टर सीकिंग द वर्डिक्ट ऑफ ज्यूरी. तो उन्होंने डेथ पेनल्टी दी, लेकिन उसको जो ज्यूरी है, इंग्लैंड में जो ज्यूरी बैठी है, वो उसको अप्रूव करेगी तभी दे सकते हैं. तो बेसिकली हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि हमारा हाई कोर्ट है, उससे अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है. तो या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी. अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है दैट इज़ अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो उसको रिजेक्ट करते हैं या माफ़ कर देते हैं. ये हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब शुरू करेंगे दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट वीक से, तब हम उसमें सब कुछ प्रेसिडेंट को जब हम पढ़ेंगे, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तब उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो अभी यहाँ पर आते हैं, वापस आते हैं. तो एक्चुअली जब आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ की खूबसूरती यही है कि आप किसी भी चीज़ को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं. इससे आपका रिवीजन भी होता है और आपको एक नई चीज़ का भी पता लगता है. तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो ज्यूरी अप्रूव करेगी तभी उसको वो पनिशमेंट मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, दे वर ऑल्सो एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सिविल जस्टिस, but being non-legal person they decided cases according to their own notion of justice and fair play, though they were supposed to follow the English law. तो अब ये क्या है? तो वो सिविल जस्टिस में भी, सिविल जस्टिस भी डिलीवर कर सकते थे. मतलब सिविल मैटर्स को भी ये प्रेसिडेंट और काउंसिल देखती थी और इसमें जस्टिस डिलीवर करती थी. पर अब इशू क्या था? बेसिकली ये नॉन लीगल पर्सन से, जुडिशियल पर्सन्स नहीं थे ये. बेसिकली जैसा होता है ना एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, तो ये एग्जीक्यूटिव, दे वर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. इनका जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं था.
तो ये जो केसेस भी डिसाइड करते थे, इनके अपने खुद के नोशंस होते थे, खुद की धारणाएं होती थी अपने की, नहीं ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। हालांकि इनको कहा गया था कि आप इंग्लिश लॉ को फॉलो करेंगे while you are going to deliver the जजमेंट और जस्टिस इन क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस, आपको इंग्लिश लॉ फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये नॉन लीगल पर्सन्स थे, इनको इंटरप्रिटेशन का नहीं पता था कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो ये अपनी धारणाओं के हिसाब से और अपने ही तरीके से मनमाने ढंग से ये उसमें जस्टिस डिलीवर करते थे कोई भी फैसला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द मेन फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत फैक्ट्री। तो बेसिकली ये जितने भी 4 पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा है उसका समराइज वर्जन है। तो हालांकि आप उनको भी एग्जाम में लिख सकते हैं, इनको भी लिख सकते हैं। सो एग्जीक्यूटिव इज सेल्फ सोल जुडिशियल अथॉरिटी। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली क्या याद आ रहा है, मुझे आर्टिकल 50 याद आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है, और बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है, सेपरेशन की बात करता है। तो जब तक जुडिशरी सेपरेट नहीं होगी एग्जीक्यूटिव से या किसी भी और जो उसके साथ लेजिस्लेचर वगैरह है, जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक वो फ्री एंड फेयर जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकती है। और यहाँ पर खुद एग्जीक्यूटिव ट्रायल ले रहा है, प्रेसिडेंट और उसकी काउंसिल ट्रायल ले रहा है सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में, तो फेयर जजमेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सो इट्स अ ग्रेट नेगेटिव पॉइंट that is related to the administration of justice in Surat factory. The working of the native tribunal suffered from many serious defects like bribery and corruption. तो जो नेटिव ट्रिब्यूनल्स थे वहाँ पर ब्राइबरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार भरा पड़ा था, तो उससे भी आप एक अच्छे और निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द जुडिशियल ऑफिसर्स वर आर्बिट्रेरी इन देयर डिसीजन। तो ये जुडिशियल ऑफिसर्स तो थे ही नहीं, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड इट्स काउंसिल, तो आर्बिट्रेरी मनमाने ढंग से डिसीजन देना, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी। द इंग्लिशमैन डिड नॉट लाइक टू बी ट्राइड बाय द नेटिव कोर्ट्स एंड एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन टू देयर एडवांटेज बाय टेकिंग लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। सो अब जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, कंपनी के सर्वेंट्स थे या ऑफिसर्स थे, उनको पसंद नहीं था कि नेटिव कोर्ट उनको ट्रायल करे, वो काजी के सामने जाके खड़े हों और काजी उनको कहे हाँ भाई तुमने क्या किया है। तो ये उनको ईगो हर्ट होती थी उनकी, तो उनको पसंद नहीं था। तो वो इसी किसी भी तरीके से वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते थे, इस चीज़ का वो लाभ उठाते थे। और सो ये समरी पॉइंट है कुछ, तो जिसमें बताया गया है कि अगर हम इसको समअप करें तो जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन था, जो जस्टिस डिपार्टमेंट था सूरत सेटलमेंट का, सूरत फैक्ट्री का, उसके हालात काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि वहाँ पर जुडिशियल पर्सन्स अपॉइंट नहीं किए गए थे, वो सब एग्जीक्यूटिव थे। बेसिकली जो प्रेसिडेंट और उसकी काउंसिल के लोग थे वो मनमाने तरीके से अपना जस्टिस डिलीवर कर रहे थे और उसमें ब्राइबरी और करप्शन था। तो ये सब चीज़, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओह इस थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टेलीग्राम चैनल है द लॉजिकल स्टडीज़, इसी नाम से इंस्टाग्राम पे है, और द लॉजिकल स्टडीज़ @gmail.com पे आप हमें बता सकते हैं। एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो अगर आपको लगता है मुझे किसी सुधार की आवश्यकता है अपनी वीडियोज़ में, तो आप बेफिक्र होकर बताएं, तो अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। This is your friend Advocate Lakshya Chaudhary signing off for the day. Bye bye. Take care. See you soon.